नाज़रीन आदाब, मैं नाइश हसन। आज हम बात करेंगे प्रोफेसर अरुण कुमार से। अरुण कुमार जी हिंदुस्तान के जाने-माने अर्थशास्त्री हैं। उन्हें दुनिया और ये देश एक बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर जानता-पहचानता है। आपका सफर यूं तो फिजिक्स से शुरू हुआ था। आप फिजिक्स में शोध कार्य करने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गए थे, लेकिन काम के दौरान आपको ये एहसास हुआ कि आपको हिंदुस्तान वापस लौट जाना चाहिए और वहां की जमीनी हकीकत को जानना समझना चाहिए। आप ये फैसला लेते हैं और हिंदुस्तान वापस आ जाते हैं और यहाँ एक संस्था के साथ मिलकर हिंदुस्तान की ग्राउंड रियलिटी को समझने में अच्छा खासा वक्त लगाते हैं। उसके बाद आपने 1982 में जेएनयू से अर्थशास्त्र में पीएचडी की और 1984 से एक एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर जेएनयू में पढ़ाने का काम किया। आपने बहुत से शोध पत्र लिखे, बहुत से पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख छपते रहे, जो अर्थशास्त्र में अच्छी समझ को प्रदर्शित करते रहे। 1994 में आपकी पहली किताब छपती है, द ब्लैक इकोनॉमी इन इंडिया। ये किताब काफी चर्चित होती है। तिब्बत की निर्वासित सरकार जब अपना पहला पे कमीशन बनाती है, तो उसमें अरुण कुमार जी एक सदस्य के तौर पर आमंत्रित किए जाते हैं। तत्कालीन सरकार ने हिंदुस्तान में प्लानिंग कमीशन के सदस्य के तौर पर उन्हें इनवाइट किया। कई विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर के तौर पर भी उनके पास दावतनामा आया, लेकिन आपने ये सब ठुकरा दिया। आपका कहना था कि इससे उनका लिखने पढ़ने का काम बाधित होगा और उन्हें समझौता करना पड़ेगा। आप लगातार लिखते रहते हैं, आपके लेख हम सभी पढ़ते हैं, आपको टीवी पे बातचीत करते हुए हम सुनते हैं। आपका लेखन कार्य अभी भी जारी है और आप अर्थशास्त्र पर पैनी नजर रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रोफेसर अरुण कुमार जी से। तो चलिए अब हम चलते हैं अरुण कुमार जी के पास। आज हम बैठे हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सर के साथ और वो भारत के जाने-माने अर्थशास्त्री हैं। हम उनसे उनका स्वागत करते हैं और उनसे 1-2 सवाल पूछेंगे। सर, देखने में ये आ रहा है कि बड़े-बड़े हेडिंग आती है कि महँगाई कम हो रही है देश में। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि पिछले साल जो आलू ₹17 में मिलता था, वो इस बार ₹30 में मिल रहा है। जो लहसुन ₹200 में मिलता था, वो ₹450 किलो मिल रहा है और जो मटर 40 में मिलती थी वो ₹100 किलो, तेल ₹130 था वो ₹180। तो ये महँगाई को जो घटने का डेटा आता है, आम आदमी इसको कैसे समझेगा? देखिए, इसमें 2 चीज़ें समझने की हैं। एक तो महँगाई को नापने का ना एक बास्केट होती है, जो चीज़ें आप कंज़्यूम करते हैं। तो आप सिर्फ़ सब्ज़ी, फल, तेल नहीं कंज़्यूम करते, आप उसमें कपड़े भी खरीदते हैं, जूते भी खरीदते हैं, है ना? आपका रेंट भी होता है, बच्चे की स्कूल की पढ़ाई भी होती है, तो वो सबकी बास्केट मिला के होता है ना? हमारा फ़ोकस ज़्यादा है कि हमारे घर का खर्चा कितना है ना? सब्ज़ी पे हो गया, आटा, दाल, चावल, तेल वगैरह होता है। तो जो बास्केट होती है, वो किस रफ्तार से बढ़ रही है, वो महँगाई दर दिखाती है ना? सिर्फ़ सब्ज़ी, फल का नहीं, तो सब्ज़ी, फल का जो कितना उसमें महत्व है आपकी बास्केट में, जिसको हम कहते हैं वेट कितना है ना? उस वेट के हिसाब से उसका जो आकलन महँगाई में होता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 100% उसका आकलन है। वो हो सकता है 5% हो, 2% हो। तो अगर 100 से 200 हो गया और उसका वेट 2% है, तो उसका जो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा उसकी महँगाई की मार में। तो पहली बात तो ये है कि बास्केट होता है और वो बास्केट अलग-अलग होता है। अमीर की बास्केट अलग होती है, मध्य वर्ग की अलग होती है, जो गरीब आदमी उसकी अलग होती है। तो अलग-अलग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, लेकिन अब हम एक नेशनल इंडेक्स बना के चल रहे हैं। पहले सब अलग-अलग होते थे, है ना? तो इसमें क्योंकि खाने-पीने की वस्तुओं का जो वेट है वो गरीब आदमी में ज़्यादा है, तो उसकी महँगाई दर ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए आप देखेंगे जैसे अभी डेटा आया, तो जितने गरीब प्रांत हैं, वहाँ पे महँगाई दर ज़्यादा बढ़ी क्योंकि वहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, उनका वेट फूड का ज़्यादा है, तो इसलिए उनकी महँगाई दर बढ़ी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि महँगाई दर कम होना ये नहीं दिखाता कि दाम गिर गए। महँगाई दर होती है दाम के बढ़ने की रफ्तार। यानी कि जैसे अगर आप एक बस में बैठे हैं, है ना? और बस आगे जा रही है, आपके जैसे गंतव्य तक पहुंची, तो वो धीरे-धीरे स्लो डाउन करेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे नहीं बढ़ रही, वो स्पीड उसकी कम हो रही है,
तो महंगाई दर एक स्पीड होती है। लेकिन सर जैसे 17 से इकट्ठे 30 पहुंच जाना, 200 रुपए किलो लहसुन से 450 पहुंच जाना, तो ये दर तो बहुत ज्यादा है एक आम नहीं, ये आदमी बात के लिए। ठीक है। हाँ, आम आदमी की बास्केट में भी जैसे कोई अगर आम आदमी को भी ले लें, गरीब आदमी को भी ले लें, हाँ, तो लहसुन जितना खाएगा उसके साथ साथ कपड़ा भी खरीदेगा, बाकी और चीजें भी खरीदेगा। तो लहसुन का जो स्पेशल दाम बढ़ना या किसी और वस्तु का ज्यादा दाम बढ़ जाना, या जैसे जरूरी कभी चीजें प्याज जैसे हाँ है ना, प्याज का भी प्याज का हाँ, है ना, हाँ, तो वो सप्लाई डिमांड पे निर्भर करते हैं ये हाँ, सारी चीजें। हाँ, मतलब अगर जो कुछ व्यवधान आ गया है ना, कोई सप्लाई बॉटलनेक आ गया, कहीं बारिश ज्यादा हो गई, कहीं जो है गर्मी ज्यादा हो गई, तो जैसे उनके दाम फिर ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो है ये आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है, ये सरकार के कंट्रोल में है। हाँ, सरकार इसके लिए प्रॉपर सप्लाई मैनेजमेंट करेगी तो दाम इतने नहीं बढ़ेंगे। हमने देखा जैसे कि अगर प्याज में 10% की कमी आ जाती है तो उसके दाम दुगने हो जाते हैं, जी, और अगर 25% की कमी आ जाती है तो वो 4 गुने हो जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि स्पेकुलेशन करते हैं ट्रेडर। वो जैसे ही उनको लगा कि 10% की कमी हो रही है तो उसको दबा के बैठ जाएंगे। तो इसीलिए सरकार को मैनेज करना पड़ेगा कि आपकी स्टॉक होल्डिंग कितनी हो सकती है। तभी आपने देखा बार बार स्टॉक होल्डिंग पे जो सरकार होता है, या उसका एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं, जिससे कि जो बाहर माल जा रहा है वो देश में बिके। तो ये जो सरकार की नीतियां हैं उन पे निर्भर करता है। फिर जैसे एनर्जी है, तो एनर्जी के दाम बढ़ जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है वो तो इम्पोर्टेड है, तो जब वहां पे दाम बढ़ गए तो यहाँ पे भी दाम बढ़ जाते हैं। फिर उसमें जो सरकार टैक्स लगा देती है। तो जैसे कि जो पैंडेमिक के दौरान दाम बहुत गिर गए थे, लेकिन सरकार को टैक्स जो लगा दिया उसने, तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, स्टेट्स ने उस पर जो अपना वैट बढ़ा दिया, तो उससे जब एनर्जी के दाम बढ़ गए। जब एनर्जी के दाम बढ़ जाते हैं तो सारी खाने पीने की वस्तुएं, सारी ट्रांसपोर्ट, सारे जितने भी चीजें, सबके दाम बढ़ जाते हैं। इसलिए जो खासकर हमने देखा कि जो हमारा जो सप्लाई बॉटलनेक है, वो एक तरफ जो है बाहर से जो तेल आता है, और दूसरी तरफ जो हमारे खाने पीने की वस्तु है जिसपे कि सूखा हो जाता है, बारिश ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से, और फिर ट्रेडर्स के स्पेकुलेशन पे। लेकिन सर आप देख रहे होंगे जरूरी चीजों पे सरकार का कंट्रोल नहीं नजर आ रहा है, लेकिन महंगी कारें थोड़ा सस्ती हो जाएंगी, महंगे कुछ इक्विपमेंट वो सस्ते हो जाएंगे, लेकिन जो आम आदमी जिससे भुगत रहा है उस पे सरकार का क्या नियंत्रण फेल हो गया है? जी हाँ, सरकार को ये प्लानिंग करनी चाहिए। हर साल हो रहा है कि इस सीजन में टमाटर में जो दाम बढ़ जाएगा, इस सीजन में आलू बढ़ जाएगा, तो उनको स्टॉक होल्डिंग और जो है उसको मैनेज करना, और एक एंटिसिपेट करना कि ये चीजें हो रही हैं, ज्यादा एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना ज्यादा आ रहे हैं, तो हमको ज्यादा जागरूकता दिखानी पड़ेगी। तो जागरूकता सरकार नहीं दिखा रही है। और जो जैसे आपने कहा कारों का है, तो उसमें हो क्या रहा है कि जब ये डिमांड कम हो जाती है तो कारों की बिक्री कम हो जाती है, तो कार की कंपनियां फिर डिस्काउंट देने लगती हैं, है ना, तो डिस्काउंट होता है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो जब मिडिल क्लास है, वो जो उसने कंजम्पशन कम किया था पैंडेमिक के दौरान, जो उसकी बचत थी, तो उसने जो ज्यादा चीजें खरीदी, अब वो सैचुरेट हो गया है। तो इसलिए अब वो सैचुरेशन के बाद अब इन चीजों की दाम कम हो गए। जैसे कि इस दिवाली के सीजन में, फेस्टिव सीजन में इतनी कारों की बिक्री नहीं हुई, उनकी स्टॉक होल्डिंग बढ़ गई, तो उन्होंने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। मिडिल क्लास की डिमांड अलग होती है, अमीर की डिमांड अलग होती है, और गरीब की डिमांड अलग होती है। तो अलग अलग चीजों पे अलग अलग असर पड़ता है, क्योंकि जो खाने पीने की वस्तु है वो तो सभी को चाहिए। जो कारें हैं वो सिर्फ अमीरों को चाहिए, जो हमारा 5% जो अपर मिडिल क्लास है, रिच है, सिर्फ उसका। तो किसका मार्केट कहाँ है, इसलिए कंजम्पशन बास्केट अलग हो जाती है। कोई गरीब आदमी कार नहीं खरीदता, तो हमारे यहाँ 95% लोग तो कार नहीं खरीदते। तो कारों के दाम बढ़ने का उसके ऊपर असर नहीं है, वो उसका असर पड़ेगा अपर मिडिल क्लास और रिच के ऊपर कि कारों के दाम घट गए। सर एक दूसरा सवाल है कि जो असंगठित क्षेत्र, जो 94% असंगठित क्षेत्र है, इसकी काउंटिंग नहीं है जीडीपी में ना, तो सरकार क्या करे कि ये असंगठित क्षेत्र आगे बढ़े और ये काउंट करके तब हमारा डेटा सामने आए? तो कौन सी ऐसी चीज मिसिंग है जो बरसों से हम लोग भ्रम में डाले गए हैं और दिखाते हैं हमारा डेटा कुछ और है, असलियत कुछ और होती है? वो काउंट कर रहे हैं पर गलत काउंट कर रहे हैं। जो असंगठित क्षेत्र है उसका डेटा नहीं आता, तो ये मान लिया जाता है कि जिस तरह से संगठित क्षेत्र चल रहा है उसी तरह से असंगठित क्षेत्र चल रहा होगा, है ना। हाँ, तो वो बस मान लिया जाता है, एक एग्जम्पशन है ना। तो ये गलत एग्जम्पशन है, क्योंकि जो सारा डेटा आ रहा है जो सेक्टर वाइज, तो जैसे कि ट्रेड सेक्टर है ना, उसमें आप देखिए ई कॉमर्स 20%, 30%, 40% बढ़ा। जब अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही है
तो वो किस लिए बढ़ रहा है? क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र है, जो आपका नेबरहुड स्टोर है, वहां पे डिमांड कम हो गई। तो जैसे कि पैंडेमिक के पहले हम कुछ भी जो ई कॉमर्स से नहीं खरीदते थे, अब हमारा 90% सामान जो ई कॉमर्स से आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नेबरहुड स्टोर जाना बंद कर दिया, मॉल जाना बंद कर दिया, ई कॉमर्स से ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि डिस्प्लेस हो रहा है असंगठित क्षेत्र। उसी तरह आपके टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर गुड सेक्टर है, प्रेशर कुकर है, और ऐसी कई, वहां से ये खबर आ रही है कि वहां पे असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है, क्योंकि संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। तो ये उनके जो स्पोक्समैन है उन्होंने भी कहा, जैसे जगन्नाथन जी प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने कहा हम 5 यूनिट संगठित क्षेत्र के हैं, 25 असंगठित क्षेत्र के हैं। हम 5 बहुत खुश हैं, हमारा डिमांड 24% बढ़ रहा है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में गिरावट है, वो कोप नहीं कर पा रहे जीएसटी से, बाकी वजह से। तो ये नहीं कि वो सरकार कह रही कि जो हमने डेटा नहीं इंक्लूड किया, पर वो गलत डेटा इंक्लूड कर रहे हैं। वो ये मान ले रहे हैं कि जैसे संगठित क्षेत्र चल रहा है, तो इसलिए असंगठित क्षेत्र को अलग से मेजर करना चाहिए। सर एक बात और बताएं कि जैसे हम कहते हैं कि हम अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं, हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हमारा अभी डॉलर रेट जो है 85 रुपीस हो गया है, गिरता जा रहा है रुपए की वैल्यू। तो ये कैसे, किस बिना पे सरकार ये बताती है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, आर्थिक क्षेत्र हमारा मजबूत है, जबकि पब्लिक को दिख रहा है कि डॉलर हमारा 85 रुपीस हो गया है। जी हाँ, तो ऐसा है कि जो रुपया और डॉलर का जो वैल्यू है ना, वो सिर्फ डॉलर से ही नहीं है, वो हमारे एक बास्केट होती है। पाउंड भी होगा, येन भी होगा, मार्क भी होगा, है ना। हम उनसे जो बेहतर कर रहे हैं, पाउंड येन वगैरह से। डॉलर क्या है कि डॉलर एक रिजर्व करेंसी है दुनिया की। तो जब भी अनिश्चितता आती है, तो जब डॉलर बढ़ जाता है, बाकी सब गिर जाते हैं। तो जैसे कि 2007-8 में आपने देखा अमेरिका से क्राइसिस शुरू हुआ, लेकिन डॉलर तेज हो गया, जबकि क्राइसिस वहीं से शुरू हुआ। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जब अनिश्चितता होती है ना, तो वो जो है डॉलर में चले जाते हैं, गोल्ड में चले जाते हैं। तो ये जो अनिश्चितता का दौर अभी ट्रम्प साहब के आने के बाद हुआ है, जिससे स्टॉक मार्केट में भी गिरावट आई है और बाकी भी हुआ, तो वो अनिश्चितता के दौर में हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुताबिक तो कमजोर हुआ, पर बाकी जो करेंसी है उनके मुताबिक कमजोर नहीं हुआ। तो इसलिए ये एक स्पेशल पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस है। पर जो आपने विश्व गुरु की बात कही और बाकी, वो हमको देखना चाहिए कि वो हमें प्रति व्यक्ति आय से देखना चाहिए, ना कि हमारे जो साइज ऑफ इकोनॉमी। हम तो क्योंकि 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ में गरीबी होते हुए भी हमारा जो साइज बड़ा है। पर ये है कि अभी हम 5th लार्जेस्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो सही नहीं है। जैसे मैंने कहा असंगठित क्षेत्र, उसमें ये मान के चलते हैं कि जैसे संगठित क्षेत्र चल रहा है वैसे ये चल रहा है, तो मान लेते हैं 6-7% की बढ़त है, जबकि असंगठित क्षेत्र में गिरावट है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था 1 या 2% ही बढ़ रही है, वो 6-7% नहीं बढ़ रही है। तो इसलिए अभी हम 9वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं बड़ी नहीं हुए। और इसी तरह अगर हम चलते रहे तो हम जो 2027 तक तीसरी बड़ी भी नहीं होंगे, क्योंकि 1 या 2% बढ़ेंगे तो अभी भी हम 9वीं या 8वीं ही ज्यादा होंगे। तो इसलिए हमें जो असंगठित क्षेत्र है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए 2 हैं, एक तो कृषि में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, और दूसरा जो हमारा असंगठित क्षेत्र वो माइक्रो सेक्टर है। हमारे यहाँ 6000 बड़ी इकाइयां हैं, 6 लाख स्मॉल और मीडियम इकाइयां हैं, और 6 करोड़ माइक्रो यूनिट है। ये माइक्रो यूनिट में ही जो 97.5% रोजगार है एमएसएमई का। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि यही जो सबसे ज्यादा परेशानी में आ गए हैं। तो इनके लिए क्या चाहिए, जो माइक्रो सेक्टर है उसको मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और क्रेडिट चाहिए। तो इसलिए हम बार बार कई सालों से कह रहे हैं कि जैसे हम कोऑपरेटिव बनाते हैं, तो हर इलाके में जहाँ कोई स्पेशलाइज वो है, जैसे अगर खुर्जा ले लीजिए तो पॉटरी है, बनारस ले लीजिए तो वहाँ पे जैसे साड़ियां हैं, इच्छल करंजी ले लीजिए तो वहाँ टेक्सटाइल है, तो वहाँ पे कोऑपरेटिव बना दें, जिससे कि वो कोऑपरेटिव तौर पे मार्केटिंग भी कर पाएंगे, फाइनेंस भी कर पाएंगे, और सरकार को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये तो माइक्रो सेक्टर का हो गया। कृषि जो है, कृषि में क्या है कि वहां पे जो आमदनी कम है, तो वहां पे एमएसपी सारी क्रॉप्स को देंगे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। जब ये 2 सेक्टर अच्छा करने लगेंगे, इनमें परचेजिंग पावर आएगी, तो संगठित क्षेत्र भी अच्छा करेगा, क्योंकि संगठित क्षेत्र में भी डिमांड बढ़ेगी। तो इसलिए हमें बॉटम अप अप्रोच करनी है, और सरकार की नीति है वो टॉप डाउन अप्रोच कर रही है। वो संगठित क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, पर वहां तो रोजगार पैदा होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो कमजोरी होती चली जाए, तो ये जब हम माइक्रो सेक्टर और एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य करेंगे, तो रोजगार भी पैदा होगा, डिमांड भी जनरेट होगी, और अर्थव्यवस्था तेजी पे आ जाएगी। सर एक आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि आप बहुत जल्दी आपको जाना है, कि ये अभी ओडीओपी का नारा बहुत ज्यादा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट,
और उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही बात उठी, जैसे लखनऊ में चिकनकारी को इन्होंने लिया कि ये बहुत बड़ा, लेकिन ये सेक्टर की अगर माइन्यूट स्टडी करें तो ये डूबता जा रहा है, गरीबी बहुत बढ़ रही है, चिकनकारी में भी गरीबी बहुत बढ़ गई है। तो ये ओडीओपी एक्चुअली नारा है या इसका कुछ फायदा भी है? देखिए, अगर सही ढंग से किया जाए, हाँ, उनके कोऑपरेटिव बना के उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए, हाँ, उनका फाइनेंस का अरेंजमेंट किया जाए, तो वो भी अच्छा कर सकते हैं, है ना? हाँ, पर हमारे यहाँ होता क्या है कि हमारी नीतियाँ अप्लाई नहीं होती हैं। वो जो नीतियाँ होती हैं, जैसे कि हमने जनधन अकाउंट किए, वो कोई उसमें भी फायदा नहीं हुआ। कितने मतलब ज़ीरो अकाउंट हैं हाँ। या जो बहुत कम, क्योंकि देखिए असली बात ये है कि जो गरीब आदमी है, हाँ, वो बैंक में क्यों पैसा रखेगा? उसको तो खाने-पीने का कम है, हाँ, तो इसलिए वो बैंक में, तो फर्जी अकाउंट जो है वहाँ पे है, हाँ, या फिर सरकार ने कहीं डाल दिए या बैंकर्स ने कहीं डाल दिए पैसे। तो इसलिए हमारे देश में जो नीतियां माइक्रो सेक्टर के लिए होनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि माइक्रो सेक्टर को एमएसएमई से अलग कर देना चाहिए, हाँ, और माइक्रो सेक्टर के लिए खास नीति बनानी चाहिए, तब जाके वो होगा। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें हमें जो ऐसे ऑफिसर चाहिए जो कि एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करें, ये नहीं कि वो सिर्फ फर्जीवाड़ा कर दें और जो है कि कह दें कि हो गया। फिर जैसे हमारा कृषि है, कृषि में अगर हम एमएसपी सारे क्रॉप्स को देंगे, तो वहां पे कृषक की जो आमदनी बढ़ेगी, और उसमें क्या होगा कि पर्यावरण बेहतरी पे आएगा, क्योंकि अगर सब क्रॉप्स की प्रॉफिटेबिलिटी बराबर होगी, तो महाराष्ट्र में गन्ना नहीं उगाएंगे। वो जैसे पुराने समय में वो क्रॉप करते थे, कोर्स सीरियल या ऑयल सीड वगैरह, अभी तो पानी उसको बहुत चाहिए क्रॉप को, लेकिन हम सारा पानी उधर डाइवर्ट कर देते हैं, तो ये क्रॉप सफर करते हैं, तो उसके लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। पंजाब में जहाँ पे पानी कम है, वहां पे हम पैडी उगा रहे हैं, हाँ, तो उससे जो बहुत परेशानी हो रही है, और पैडी की फसल ज्यादा हो जाती है तो उसको स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं अगर ये एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप्स हो जाएगा, तो देखिए सब्सिडी कम हो जाएगी क्योंकि आपका एक्सेस प्रोडक्शन नहीं होगा, इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा क्योंकि आपको बाहर से जो दाल और तिलहन वगैरह मंगवाने पड़ते हैं वो कम हो जाएगा, और फिर आपका जो स्टॉक होल्डिंग है, जो भी एक्सेस स्टॉक होल्डिंग होता है, बीच में 110 मिलियन टन का हो गया था, वो कम हो जाएगा, तो फूड सब्सिडी कम हो जाएगी। तो इसके चारों तरफ जो मतलब पर्यावरण पे भी फायदा है, किसानों को भी फायदा है, इससे आपका जो डाइवर्सिटी है वो बेहतर होगी। तो ये सारी चीजें, तो इसलिए ये जो चीजें हैं, ये करने से हमारे जो पर्यावरण पे भी फायदा होगा, जो हमारी संग्रह क्षेत्र है उसको भी फायदा होगा, और अर्थव्यवस्था बेहतरी पे आ जाएगी। सर मुझे एक आखिरी सवाल जो जहन में आ रहा है, जल्दी से वो भी पूछ लूं कि पेंडेमिक के बाद सरकार ने रोजगार देने के बजाय लोन देना बेहतर समझा, और जिन लोगों को लोन मिला बहुत मुश्किलों से मिला, जितना सरकार ने कहा था बैंक देगा आपको ये सब्सिडी, वो एक्चुअली वो ऐसा नहीं था। उससे लड़के जो हैं, लड़के नौजवान लड़के लड़कियां लोन के ट्रैप में फंस चुके हैं। तो इसको आप सर कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि हमें जो रोजगार देना है वो तभी होगा जब माइक्रो सेक्टर बेहतरी पे होगा और जो कृषि बेहतरी पे होगा, तभी जाके जो इनको काम मिलेगा। अभी क्या हो रहा है कि काम नहीं है, आप लोन लेके क्या करेंगे? जब आपको आइडिया नहीं है कि किस प्रकार से लोन का इस्तेमाल करना है, तो आप फंस जाएंगे उसमें। अब जैसे शिक्षा में दिए गए लोन, है ना, अब जब तक कि आपको नौकरी अश्योर्ड नहीं है तो आप वो रिपे नहीं कर पाएंगे, तो आप फंस जाएंगे उसमें। तो इसलिए रोजगार पैदा करने सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए कृषि और माइक्रो सेक्टर ये दो हैं जहां पे हमको जो है ये पहल करनी चाहिए, और जीएसटी को रिफॉर्म करना चाहिए। जीएसटी से बहुत माइक्रो सेक्टर में नुकसान हुआ, स्मॉल सेक्टर में। तो जीएसटी एक वैसे तो लास्ट पॉइंट टैक्स है, पर उसको हर स्टेज पे कलेक्ट किया जाता है। हम लोग कह रहे हैं कि उसको सिर्फ लास्ट पॉइंट पे ही कलेक्ट कर लीजिए, यही इसका पूरा बेस था। हाँ, लास्ट पॉइंट पे। तो ये जो लास्ट पॉइंट टैक्स हो जाएगा, हाँ, तो बीच में जो असंगठित क्षेत्र को नुकसान हो जाता है वो खत्म हो जाएगा, और हाँ, सिंपल टैक्स हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि जीएसटी का जो एक सपना था वो तो पूरा नहीं जी हाँ, हर उस पे लग रहा है जीएसटी, हर स्टेज पे लगता है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मतलब आपके हर महीने 4-5 बिलियन जो मतलब वो भरना पड़ता है फॉर्म वगैरह, वो कम होकर 40 बिलियन हो जाएगा, वो मैनेज हो जाएगा, और वो फिर फाइनल गुड्स पे पड़ेगा, तो जो असंगठित क्षेत्र को नुकसान हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।